नमस्ते, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे और साथ ही साथ उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़े थे। आज का जो टॉपिक होगा अपने प्रकाश वाले चैप्टर से कक्षा 10th से मुख्य रूप से टॉपिक होगा उत्तल दर्पण के उपयोग और दर्पण सूत्र। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है? उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है? सबसे पहले बात करें उत्तल दर्पण के उपयोग की, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग है वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। देखो, वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण की बात कर रहे हैं बेटा। यहां वाहनों में सबसे पहले तो बात ये कि पश्य दृश्य दर्पण, या इसको बोल सकते हैं पार्श्व दर्पण ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व दर्पण। तो बात ये आती है, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि ये पश्य दृश्य दर्पण या पार्श्व दर्पण वाहनों में लगा कहां होता है? वाहनों में कहां लगा होता है? तो देखो, ड्राइवर जहां बैठा रहता है, अगर फोर व्हीलर्स की बात करें, चार पहिए वाले वाहन की बात करें, तो जहां ड्राइवर बैठा रहता है उसके साइड में, बाहर की साइड में, कहां? गाड़ियों के बाहर की साइड में एक इस प्रकार का मिरर लगा हुआ आपने देखा होगा। एक इस प्रकार का मिरर लगा हुआ आपने देखा होगा। तो ये क्या है बेटा? पार्श्व दर्पण या पश्य दृश्य दर्पण। इसको पार्श्व या पश्य दृश्य दर्पण इसलिए बोल रहे हैं, एक तो नाम आ रहा है यहां पर पश्य दृश्य दर्पण। पश्य दृश्य दर्पण इसलिए बोल रहे हैं, पश्य यानी कि पीछे का, यानी कि वाहन के पीछे के साइड का दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जा रहा है वो पश्य दृश्य दर्पण है। और पार्श्व दर्पण इसलिए बोल रहे हैं कि पार्श्व का मतलब साइड, पार्श्व का मतलब साइड, यानी कि ये बगल में लगा होता है। दोनों साइडों के दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पार्श्व दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अब बात पर मुख्य बात पर आते हैं। हमारी मुख्य बात क्या थी कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये बात तो ठीक है। अब बात यह आती है कि पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है, अवतल का क्यों नहीं किया जाता? उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, ये जिसे अपन दृष्टि प्रास के नाम से जानते हैं, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, यानी कि अधिक दूरी तक के या अधिक क्षेत्र की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, सीधा बनता है। स्पष्ट बनता है, सीधा बनता है। दृष्टि परास अधिक होने के कारण काफी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन एक थोड़ी सी कमी है कि बनने वाला प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, तो बात यह है अपने पास में कि वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण या पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इसी से क्वेश्चन उठता है कि वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण या पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का एक तो दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो अधिक दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है और स्पष्ट रूप से बनता है, इसलिए पार्श्व दर्पण या पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके दूसरे उपयोग की बात करें
तो दूसरा उपयोग में आजकल जो एटीएम मशीनें होती हैं, एटीएम मशीनों पर, एटीएम मशीनों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीनों पर कहां किया जाता है? एटीएम मशीनों पर कहां किया जाता है? देखो कहां किया जाता है। जैसे ये एटीएम मशीन है, ये एटीएम मशीन है। इस एटीएम मशीन में यहां एक चमकीला सा गोला दिखाई देगा आपको, यहां एक चमकीला सा गोला दिखाई देता है। तो ये चमकीला सा गोला ही क्या है? एक बाहर की ओर उभरा हुआ चमकीला सा गोला दिखाई देता है हमको। ये बाहर की ओर उभरा हुआ चमकीला सा गोला ही क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। अब बात आती है कि साहब यहां पर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखो यहां पर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। हम इस तरह से एटीएम में पैसे निकाल रहे हैं और हमको ये मालूम रहे, हम सामने मुंह करते हैं, एटीएम की ओर मुंह करते हैं, हमको इस चीज का मालूम रहे कि हमारे पीछे कितनी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या कोई हमारे जो सिक्योरिटी कोड है, जो हमारे पासवर्ड है, उसको देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि सामने देखते हुए भी, एटीएम मशीन की ओर देखते हुए भी हमको सब कुछ पीछे का ध्यान रहे, पीछे का दृश्य देखने के लिए, हमारे पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आजकल एटीएम मशीनों के साथ भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह था इसका दूसरा उपयोग। ये क्या था बेटा? इसका दूसरा उपयोग था। इसके अलावा और हमारी बुक के अतिरिक्त हम एक बात करें तो एक होता है उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों पर लगे परावर्तक जो लैंप होते हैं, सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में, सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणें आकर के गिरती हैं तो वो उन किरणों को फैला देते हैं। इसलिए प्रकाश को फैलाने के लिए उत्तल दर्पण, इसलिए प्रकाश को फैलाने के लिए सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं उन लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोबारा से अपन रिपीट करते हैं एक बार तीनों को। सबसे पहले क्या उपयोग हो अपने पास में कि उत्तल दर्पण उपयोग कहां किया जा रहा है? वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण या पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यहीं से एक प्रश्न और निकल रहा है कि वाहनों में एक तो अपन ने उपयोग बताया, उस उपयोग से ही क्वेश्चन निकल सकता है। उपयोग से क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं? उपयोग से क्वेश्चन निकल रहे हैं जो हम आंसर दे रहे हैं यहां, वो आंसर अगले क्वेश्चन, अगले आंसर के लिए क्वेश्चन बन रहा है। कैसे बन रहे हैं ये खुद ही बता देगा ये बात कि वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण या पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए अधिक दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही साथ उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है और स्पष्ट बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण में, इसलिए पश्य दृश्य दर्पण या पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एटीएम मशीनों पर। एटीएम मशीनों पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीनों पर उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? एटीएम मशीनों पर उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता अपने पीछे, उपभोक्ता एक ग्राहक है, वो अपने पीछे के दृश्य को देख सके, उसके पीछे कोई पासवर्ड या कोड देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसके लिए एटीएम मशीनों पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में, सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करने के लिए, फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास में उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र।
नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले मैं सूत्र लिख देता हूं आपको और फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन दे देते हैं कि दर्पण सूत्र की परिभाषा क्या होगी। तो देखो फोकस दूरी, यह बोल सकते हैं अपन बिंब दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी, व फोकस दूरी, व फोकस दूरी के मध्य, व फोकस दूरी के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को, या संबंध दर्शाने वाले सूत्र को, संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी के मध्य संबंध दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साहब बिंब दूरी क्या है। सबसे पहले बात क्या करते हैं, बिंब दूरी किससे कहते हैं, बिंब दूरी किसे कहते हैं। देखो बेटा बिंब दूरी किससे कहते हैं, बिंब बोल रहे हैं वस्तु को, किसको बोल रहे हैं, वस्तु को। दर्पण के सामने हमने पढ़ा था कि दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में वस्तु रखी हुई है, तो दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दर्पण व बिंब के मध्य की दूरी, दर्पण व बिंब के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी कहलाती है। और देखो इसको यू से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास में प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी किसे कहेंगे, दर्पण व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। और इसको v से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। फोकस दूरी बताने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, फोकस दूरी के बारे में अपन पढ़ चुके। दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो बिंब दूरी किसे कहते हैं, यानी कि जहां भी दर्पण के सामने बाईं ओर, पता है हमको, दर्पण के सामने बाईं ओर जहां भी वस्तु रखी हुई है, तो दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब दूरी। तो दर्पण व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को, दर्पण व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे v से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है हमारे पास में, दर्पण सूत्र। क्या होता है बेटा, ये दर्पण सूत्र होता है। और दर्पण सूत्र में तीन चीजें काम आ रही है हमारे पास में, एक प्रतिबिंब दूरी आ रही है, एक बिंब दूरी आ रही है और एक क्या आ रही है, फोकस दूरी आ रही है। इसीलिए हमने कहा बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को किस नाम से जानते हैं, दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। रिपीट करता हूं, बिंब दूरी किससे कहते हैं, दर्पण व बिंब के मध्य की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं और इसे u से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब दूरी। दर्पण व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे v से दर्शाया जाता है। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी तीनों के मध्य क्या संबंध होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
और इसे किस नाम से जानते हैं हम बेटा? दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दर्पण सूत्र के नाम से। आवर्धन, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? आवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आवर्धन। सबसे पहले तो बात आती है कि आवर्धन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात क्या आती है कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, हमने देखा था कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हुई है तो उसकी ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात क्या कहलाता है बेटा? आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है और इसे m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते बेटा? इसे m से दर्शाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात क्या कहलाता है बेटा? आवर्धन कहलाता है और इसे m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? m से दर्शाते हैं। यानी कि हम देखें तो आवर्धन बराबर क्या हो रहा है? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। और यदि संकेतों के रूप में दर्शाना चाहें तो क्या हो जाएगा? m बराबर h डैश बटा h, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसे हम h डैश से दर्शाते हैं और जो बिंब की ऊंचाई है उसे h से दर्शाया जाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? h डैश बटा h। यहां पर एक बात और आती है कि जो अभी हमने पढ़ी थी बिंब दूरी यानी कि u और प्रतिबिंब दूरी v, दोनों का आवर्धन के साथ में क्या संबंध होता है? तो बेटा उसका संबंध होता है m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कंप्लीट फॉर्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते समय क्या ध्यान रखेंगे? हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, यदि h डैश दे रखा है और h दे रखा है और m का मान ज्ञात करवा रहे हैं तो इसका इन दोनों का मान रख देंगे और m का मान ज्ञात कर लेंगे। हो सकता है एग्जाम में अपने को h डैश दे, h का मान दे, या जैसे v का मान और u के मान में से कोई एक मान दे दे और फिर हमको कोई से एक मान ज्ञात करवा सकता है। तो ये फॉर्मूला रख देंगे ऐसे कैसे बराबर में। और यदि हमको h डैश और h का मान मालूम नहीं है, v का और u का मान मालूम है, तो उससे हम m का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा डायरेक्ट? वो डायरेक्ट हो जाएगा m बराबर माइनस v बटा u। किससे निकाल लेंगे? माइनस v बटा u से निकाल लेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, यदि हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है और बिंब की ऊंचाई पता है तो दोनों को अनुपात में रख करके m का मान निकाल लेंगे। यदि इन दोनों का पता नहीं है, v का और u का पता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बेटा? हम m बराबर डायरेक्ट रख लेंगे, सूत्र लगा करके डायरेक्ट मान क्या रख देंगे? v का और u का मान रख देंगे। m बराबर माइनस v बटा u मान रखेंगे और m का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास में? आवर्धन। क्या था? आवर्धन। डेफिनेशन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ में जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? m से दर्शाते हैं। और सामान्यतः प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रकट करते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि m बराबर एच डैश बटा h बराबर माइनस वी बटा u। मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, मैंने बताया आपको कि एच डैश और h दे रखा है हमारे पास में, तो m का मान दोनों का मान रख करके निकाल लेंगे। लेकिन एच डैश और h नहीं दे रखा है, v और u का मान दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में v और u को m के बराबर रख देंगे, यानी कि m बराबर माइनस v बटा u रख देंगे। इन दोनों का मान रखते ही m का मान हमारे पास निकल करके आ जाएगा। एक समझने वाली बात और है कि आवर्धन के साथ साथ एक शब्द पूछ लेते हैं, आवर्धनता। क्या पूछ लेते हैं? आवर्धनता। तो बेटा ये क्या होती है? आवर्धन तो समझा हमने कि दोनों के अनुपात को क्या बोल रहे हैं? आवर्धन बोल रहे हैं। लेकिन ये आवर्धनता क्या है? तो देखो बेटा, आवर्धनता क्या है कि कोई भी दर्पण है हमारे पास में, कोई भी दर्पण है, उस दर्पण के द्वारा बिंब को कितना गुना आवर्धित करके दिखाया जा रहा है, बिंब को कितना गुना आवर्धित करके दिखाया जा रहा है, बड़ा या छोटा करके दिखाया जा रहा है, मुख्य रूप से बड़ा करके दिखाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस क्षमता को क्या बोलेंगे हम? आवर्धनता। क्या बोलेंगे? उस क्षमता को आवर्धनता के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारे पास में टॉपिक आवर्धन। क्या था टॉपिक? आवर्धन। और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि आगे चल करके हम इसके द्वारा आंकिक प्रश्न करेंगे, इसके द्वारा क्या करेंगे? आंकिक प्रश्न करेंगे। यहाँ कुछ चीजें और समझने वाली हैं, और समझने लायक क्या चीजें हमारे पास में, कुछ चीजें जो निकल करके आएंगी वो मैं बताता हूं आपको। ये हमारे नोट्सों में नोट के रूप में मिलेंगे आपको। देखो बेटा, आपको पीडीएफ पे नोट के रूप में मिलेगी। नंबर 1 में बात बताता हूं आपको कि यदि m का मान ऋणात्मक हो, m का मान ऋणात्मक हो, कैसा हो? ऋणात्मक हो, और v का मान u से बड़ा हो, v का मान u से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानना चाहें तो प्रकृति कैसी होगी? देखो, बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होगा। वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होगा, यानी कि बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि m का मान ऋणात्मक हो, यानी कि हम m का मान ज्ञात करेंगे, और हमारे पास में m का मान कैसा? m क्या है? आवर्धन है। m का मान ऋणात्मक आ जाता है, और v का मान यानी कि प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी से क्या है? अधिक है। प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमसे प्रकृति पूछता है तो प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। दूसरी बात कि यदि m का मान ऋणात्मक है, m का मान कैसा है? ऋणात्मक है, और v बराबर u है, v बराबर क्या है? u है। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखें कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो बेटा कैसी होगी? बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बिंब के बराबर होगा, बिंब के समान होगा, बिंब के समान होगा। यह दूसरी बात। यदि m का मान ऋणात्मक है और v और u बराबर है, दोनों v u के समान है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और बिंब के समान होगा। तीसरी बात पर आते हैं। यदि m का मान कैसा है? ऋणात्मक है। यदि m का मान कैसा है? ऋणात्मक है, और u v से बड़ा है। u क्या है? v से बड़ा है, यानी कि हम देखें तो बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? बनने वाली प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा? छोटा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा? छोटा होगा। चौथी बात करें हम, यदि m का मान
धनात्मक हो, m का मान कैसा हो, धनात्मक हो, यानी कि इन सबके विपरीत बात आ रही है, m का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा आभासी व सीधा। कैसा होगा बेटा, आभासी व सीधा होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यदि हमको m का मान पता चल जाता है और v का और u का मान पता चल जाता है, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति हम बता सकते हैं आसानी से। क्या ये बात समझ में? देखो, यदि m का मान ऋणात्मक हो, यदि m का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, और v का मान u से बड़ा हो, v u से क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। यदि m का मान ऋणात्मक है, m का मान, वही बात रिपीट, m का मान ऋणात्मक है और v u के बराबर है, प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी के बराबर है, ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब के समान होगा। यहां समझ गए होंगे आप, v और u का मान कब बराबर होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर। ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के समान होते हैं, और हमने देखा था बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविकता, उल्टा होता है, बिंब के समान होते हैं। तीसरी स्थिति में यदि m का मान ऋणात्मक है, यानी कि आवर्धन का मान क्या है, ऋणात्मक है, और बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी से बड़ी है या अधिक है, यानी कि u का मान v से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा, छोटा होगा। चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं, यदि m का मान धनात्मक है, इन सब तीनों स्थितियों के विपरीत m का मान धनात्मक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा।